जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज और कल यानी कि 22 और 23 अक्टूबर को कजान रूस में, कजान शहर है रूस में, वहां पे ब्रिक्स का समिट हो रहा है। दोस्तों, 16वां ब्रिक्स का समिट हो रहा है और इसमें जो थीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखना आप। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली बहुत बड़ा चूरन है। इस चूरन के पीछे क्या गेम है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं फिर से बताता हूं, अंग्रेजी कितनी सुंदर है देखो। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और वहां पे व्लादिमीर पुतिन, तो जाहिर सी बात है ही इज द होस्ट, वो तो मेजबान है, तो वो तो होंगे ही होंगे वहां पे। करेक्ट। अच्छा, तो कई सारी चीजें चल रही हैं और यहां पे लोग कह रहे हैं कि कई कई बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। अच्छा, मैंने इसको चूरन क्यों बोला? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहां पे टोटल जो है तकरीबन 33 देश इसका हिस्सा होंगे। ब्रिक्स में है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। एक जमाने में ब्रिक होता था, BRIC ओनली, एस नहीं था। साउथ अफ्रीका आ गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है जी। और इसमें कई देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको एक डेफिनेशन दे दी। मैं एक बात तो कहूंगा मोदी जी के लिए, ही अंडरस्टैंड्स नुआंस, उनको समझ में आता है। जैसे कि महीन काम जो होता है ना, जैसे कि सुनार करते हैं, महीन काम, बिल्कुल महीन, उनको महीन काम बहुत समझ में आता है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा ब्रिक्स का पूरा मैटर है, जहां पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितनी प्यारी बात कह दी कि लोगों को समझ में आ गई कि आप ये मत समझें कि हम वेस्ट के या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ हैं। नो, बस ये पश्चिमी लोगों का नहीं है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, है ना। अब ये है क्या, इसमें लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से हो सकता है मोदी जी की मुलाकात हो सकता है ना हो, ये सब चीजें चल रही हैं। व्लादिमीर पुतिन से तो मोदी जी की मुलाकात होगी होगी, और इस साल के बीच में मोदी जी एक बार गए भी थे, जिससे काफी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब दोस्तों, मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं ब्रिक्स का क्या मैटर है, और जैसे जैसे होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना, इसमें दो तीन कड़ियां हैं। पहली है इसकी सबसे बड़ी बात कि यार मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है, और ब्रिक्स के अंदर भी इसके अंदर बहुत मतभेद है। आप ये मत समझना कि ब्रिक्स ये 33 देश बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, नो। इसमें चीन है और भारत है, जिनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खटपट है। राइट। चीन और रशिया की भी खटपट है। बाय द वे, मैं आपको बता रहा हूं, चीन और रशिया की भी खटपट है। उसका किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि चीन और रूस की क्या खटपट हो सकती है। बड़ी मेजर खटपट है। लेकिन क्या है कि जब एक बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो ना, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, आपस में एक दूसरे को बाद में निपटाएंगे, पहले मेन बंदे को निपटाओ। जो लोग ये समझते हैं कि रूस और चीन की बहुत गहरी दोस्ती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यू आर सैडली मिस्टेकन। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक तो यह है कि दुनिया में पहले एक अमेरिका था, सोल सुपर पावर, कुछ समय पहले। उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका था और यूएसएसआर था। राइट। अर्ली 90s में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, उसमें से जॉर्जिया भी निकल गया, तो उसमें कजाकिस्तान भी निकल गया, तो उससे यूक्रेन भी निकल गया, तो उससे रशिया भी निकल गया, तो उससे ये कई सारे 15 एक देश उससे पैदा हो गए। यूएसएस रिमेन्ड मिलिट्री सुपर पावर, बट इट वॉज नो लॉन्गर एन इकोनॉमिक सुपर पावर। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर दुनिया में एक ही था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं था क्यों बोल रहा हूं? मैं था इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर कुछ समय पहले एक और नए सुपर पावर का जन्म हुआ, उसका नाम था चीन। चाइना बन गया इकोनॉमिक सुपर पावर, लेकिन वो मिलिट्री सुपर पावर नहीं था। और रशिया मिलिट्री सुपर पावर था, लेकिन वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। अब ये दोनों कंबाइन हो गए। अब जब ये कंबाइन हो गए, तो इनके पास मिलिट्री सुपर पावर वाली भी ताकत है और इकोनॉमिक सुपर पावर वाली भी ताकत है, इसलिए अमेरिका की लगती है इनसे। ठीक है। लेकिन आपस में भी खटपट है। दूसरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि यार किसी तरीके से हम लोग अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएं। अमेरिका का पावर कहां से आता है? अमेरिका का मेन पावर उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनकी फॉरेन पॉलिसी से नहीं आता। अमेरिका का दोस्तों मेन पावर आता है डॉलर से। क्योंकि भारत भी कहता है हमारे पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। डॉलर के क्यों रिजर्व्स हैं? आपको क्यों चाहिए डॉलर के रिजर्व्स? ये स्टोरी कहां से शुरू हुई?
कि किसी भी देश की जो वेल्थ है, किसी भी देश का जो देश कितना अमीर है या देश कितना स्टेबल है, वो उससे डिसाइड होगा कि उसके पास यूएस डॉलर कितने। ये किसने लॉजिक बनाया? तो अब लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपस में कह रहे हैं कि ठीक है, अब भारत क्या कर रहा है? भारत भी यही काम कर रहा है। भारत कह रहा है कि अच्छा, छोटे छोटे देशों से कह रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मालदीव्स के साथ जो भारत वाले आएंगे मालदीव्स में, वो भारत का पैसा खर्च करेंगे, उनको डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो यूपीआई से पेमेंट कर देंगे, वो इससे कर देंगे। यानी कि आपने एक छोटे तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे डॉलर को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और किसी को इसका शक नहीं है। चाइना को भी शक नहीं है इसका, रूस को भी शक नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि धीरे 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 देश अब डॉलर की अहमियत को कम कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं दोस्तों, ऐसा है नहीं कि इसने कभी, भारत ने कभी ऐसी बात बोली होगी या डॉक्टर जयशंकर साहब ने कभी ऐसी बात बोली होगी। दे विल नेवर से दिस। ये मैं आपको एक आसान शब्दों में, जिसको घुट्टी है ना, ये घुट्टी है, ये मतलब कि आराम से पच जाए, लेकिन है 100% सच। यार, अमेरिका प्रेशर डालता है भारत के ऊपर, और अलग अलग किस्म के नाना प्रकार के प्रेशर डालता है। वो ये भी कर दो, ये भी कर दो। अच्छा, हमें ये बात पता लगी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रॉ ने करी थी। अच्छा, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना। अच्छा, इंडिया को हमने इंजन देने थे तेजस के, वो हमने, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम 6 महीने बाद आपको इंजन देंगे। ये सारा का सारा ड्रामा अमेरिका करता है, सारा का सारा ड्रामा। एक तरफ कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक एलाय, इंडिया को हम वही अहमियत देते हैं जो नेटो को देते हैं। एक तरफ तो ये इनके गाने चलते हैं अमेरिकन के, दूसरी तरफ अमेरिकन के ये गाने चलते हैं कि साहब यार, पन्नू की क्या 2 कौड़ी का आदमी है, पन्नू 2 कौड़ी का आदमी है। पन्नू जैसे लोग रोज अमेरिका में शूट आउट्स में मारे जाते हैं। पन्नू इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये पन्नू को गलतफहमी हो गई कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड, ये मैच्योरिटी इनकी नहीं हो पाती इतनी, वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। पन्नू इज नॉट इंपॉर्टेंट। पन्नू एक, अगर आपने मछली पकड़ी होगी तो आपने देखा होगा ना कि केंचुए को डाल देते हैं कभी हुक में, केंचुए को डाल देते हैं बड़ी मछली पकड़ने के लिए। पन्नू वो केंचुआ है, पन्नू वो केंचुआ है। पन्नू एक हुक है, हुक के ऊपर लगा हुआ केंचुआ है, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत पे प्रेशर पड़ नहीं रहा है। अभी भारत क्या करेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर उल्टा प्रेशर डालेगा। यहां पे बात होगी मल्टीलैटरलिज्म की, यहां पे बात होगी कि क्यों हम एक ही देश को सुपर पावर माने, आओ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, आओ हम लोग कोऑपरेट करते हैं। यहां पे चाइना, अब आप देख लेना, यहां पे चाइना बात करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना ब्रिक्स की बात क्यों करेगा? क्योंकि चाइनीज का गला सूख रखा है आजकल, इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है चाइना के। और यार, आप जितने भी शौक पालो, जितने भी शौक पालो, आपके जो भी लाइफ में शौक हो, राइट, कि मुझे ये करना है, मुझे ये खरीदना है, सारे शौक तब तक ठीक लगते हैं जब तक आप पैसे कमा रहे हैं, जब तक आप खजूर कमा रहे हैं, तब तक सारे शौक ठीक लगते हैं। जिस दिन आपके पैसे कम हो गए, वही शौक आपको सर पे भारी लगेंगे। तो ये जो शौक पाला ना इसने बेल्ट एंड रोड का, अब इनके लिए बहुत जरूरी है कि लोग इसका हिस्सा बन जाए। और ये बाकी सारे देश बन रखे हैं, भारत नहीं बन रहा। भारत उल्टा चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर तुम चाहते हो कोऑपरेशन, तो ये तुमने जो ड्रामा कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, खत्म करो इसको, खत्म करो इसको भाई, वरना हमारी फौजें भी खड़ी नहीं है। कमजोर मत समझना, ये 2024 का भारत है, मुंह खोलोगे ठोक देंगे। अब ये सब दोस्तों बातें चल रही हैं और सारे लोग, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है एक्चुअली। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे पुतिन भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे, और अपने मोदी जी तो होंगे, बाकी भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। लेकिन पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुतिन ने तारीफ कर दी, बोला कि मोदी जी सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट हैं पूरी दुनिया के जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म हो जाए। आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। आपने छोटी सी क्लिप देखी दोस्तों, यहां पे डोवाल साहब गए हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब। ये गए पुतिन से मिलने के लिए, और पुतिन से मिलने के लिए ये गए, इन्होंने एक पीस प्लान दिया है
कि ये शांति का प्लान है। आप देखो कैसे बनता है ये। आपको क्या लगता है? देखो जरा, ये इंडिया की तरफ से ये प्लान है। तो एक्चुअली किसी ने प्लान दिया है और उसी की तारीफ कर रहा है पुतिन, क्योंकि बाकी लोग नहीं चाहते कि लड़ाई खत्म हो। और ये बात मैं कह रहा हूं 2 साल से यार, मैं 2 साल से यही बात कह रहा हूं जो पुतिन कह रहा है। ये नहीं चाहते, जेलेंस्की नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। जेलेंस्की पैसे कमा रहा है मोटे यार। जिस दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी जेलेंस्की का बिल्कुल बाजा बज जाएगा। कौन पूछ रहा है? आपने जेलेंस्की का नाम सुना था फरवरी 2022 के पहले? आपने जेलेंस्की का नाम सुना था? आज बच्चा बच्चा जेलेंस्की को जानता है। जेलेंस्की एक नॉर्मल परिवार का है, आज की तारीख में अरबोंपति है, वो डॉलर का अरबोंपति है। वो फेमस हो गया, अरबों डॉलर उसने कमा लिए, सारे लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। भाई ये सारी की सारी चीजें हो गई उसके लिए, वो क्यों चाहेगा लड़ाई खत्म हो? जिस दिन लड़ाई खत्म हो गई, पैसा आना बंद हो जाएगा, वापस गुमनामी की जिंदगी में, फिर उसके पास पूरा बिखरा हुआ टूटा फूटा यूक्रेन, उसको संभालना है जेलेंस्की को, राइट? क्योंकि इतनी बमबारी हो गई है, रिकंस्ट्रक्शन। अगर लोगों ने, अच्छा एक बार लड़ाई खत्म हो जाती है ना, लोग भूल जाते हैं। अमेरिका ने यही करा था अफगानिस्तान के साथ। 1979-89 के बीच में अमेरिका ने खूब पैसे डाले थ्रू पाकिस्तान, खूब फंडिंग करी मुजाहिदीन की, सामने कभी नहीं आया। सीआईए के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये लो ये लो ये लो ये लो, खूब पैसे दिए उनको। और जब वहां पे पूरी आग लग गई और रशिया चला गया, रशिया टूट गया, अमेरिका ने एक दिन बोल दिया, कौन मुजाहिदीन, हम तो जानते ही नहीं। वही 9/11 के बाद अमेरिका ने करा, फिर से दंदना के 20 साल के लिए अफगानिस्तान आ गए, अफगानिस्तान का बैंड बजा दिया, राइट? पाकिस्तानियों को पैसे दिए, इसको दिया, ओसामा को मारा, ये सब करा। और एक दिन अचानक बिना किसी को बताए, जबकि दोहा अकॉर्ड साइन हो गए थे और जाना ही था, लेकिन अचानक चले गए, फिर छोड़ के चले गए। तो दोस्तों यही होता है। अमेरिका जिस दिन यूक्रेन की लड़ाई खत्म होगी, रशिया यूक्रेन की, अमेरिका एक दिन ऐसे ही यूक्रेन को छोड़ के चला जाएगा और बोलेगा, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में पैसा कौन कमा रहा है? जब रिकंस्ट्रक्शन होगा और कई 100 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, कई 100 अरब डॉलर डलेंगे वहां पे दोबारा बिल्डिंग बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो तो लोकल कंपनियां बनाएंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है बनाने की। आपको कोई घर बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो नहीं चाहिए ना। लेकिन बड़े बड़े हवाई जहाज और बड़े बड़े आर्टिलरी के लिए आपको यूएस की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसमें यूएस की कंपनीज पैसा कमा, जब तक जंग चलेगी जेलेंस्की पैसा कमाएगा, अमेरिका पैसा कमाएगा, राइट? जब जंग बंद हो जाएगी तो कौन जेलेंस्की, कौन अमेरिका, बाय बाय। ये होने वाला, ये जेलेंस्की को पता है। यही बात कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, कि सिर्फ मोदी जी हैं जो चाहते हैं जंग खत्म हो जाए। नेटो नहीं चाहता, नेटो चाहता है बढ़ती चली जाए जंग।